Students, we have been discussing the effect of globalization on Indian economy. We discussed that how our employment got affected by the LPG policy. We also discussed the effect of globalization or new economic policy on the performance of agriculture. We saw that growth of agriculture was stagnant, or it has been decreasing. It has not been increasing. As we saw that in 2014 the growth rate of agricultural sector was minus 0.2. So this is what we got. This is what we assessed from the LPG policy and its effect on the agriculture sector and employment. Now today we are going to see more. So next one is reforms in industry. Industrial growth has also recorded a slowdown. Now when we see from the chart that we saw in previous class, that industrial growth has also recorded a slowdown, means जैसा होना चाहिए था इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ वैसा नहीं हो पाया. ये क्यों? इसके पीछे मेन कारण क्या है? दिस इज़ बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज चीपर इम्पोर्ट्स इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. जो चीपर इम्पोर्ट्स, जैसे मान लीजिए कंट्री एक चाइना है, तो चाइना जो है आपको चीप गुड्स एंड सर्विसेज जो है दूसरा कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करता है, तो उसका गुड्स चीपर रहता है, तो इसीलिए उसका जो है डिमांड जो है आपको हाई रहता है. तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन से एक असर क्या हुआ कि ग्लोबलाइजेशन के बाद बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज का जो आपको है फ्लो होने लगा हमारे कंट्रीज़ में. तो इसी के चलते जिस तरह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना चाहिए आपको वैसा ग्रोथ नहीं हो पाया. सेकेंड वाइज इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड मान लीजिए कि ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज़ किस पे डिपेंड करता है? ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर पे. तो हम जो चीपर इंपोर्ट्स बाहर से हम कर रहे हैं, जो बाहर से हम लोग चीप गुड्स को ख़रीद रहे हैं, तो उसके बदले में ऐसा हो सकता था कि वी कुड एस्टैब्लिश द इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, लेकिन उसके लिए एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था. देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग के पास जो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या फिर हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, हमारे पास भी है, लेकिन एडिक्वेट नहीं है. जो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, जो एक ग्लोबल पावर हाउस, इकोनॉमिक पावर हाउस के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके पीछे अभी हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं हम लोग. तो वो हम लोग को जो है अभी करना पड़ेगा. तो ये एक रीज़न है आपको इंडस्ट्रीज़ का स्लो डाउन का, जो रिफॉर्म्स के बाद की बात करें, 1991 के बाद की बात करें. Developing country like India still does not have access to developed countries market due to non-tariff barriers. No, जो डेवलप कंट्रीज़ है जैसे अमेरिका हो गया या फिर दूसरा जो कंट्रीज़ है जैसे चाइना हो गया, चाइना हालांकि डेवलपिंग कंट्रीज़ है, तो ये जो कंट्रीज़ है, ब्रिटेन हो गया, ये जो कंट्रीज़ है वो हमारे मार्केट को एक्सेस कर लिया, लेकिन हम उन लोग का मार्केट को हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे. हम लोग जो है ब्रिटेन या फिर यूएसए या दूसरा जो डेवलप कंट्रीज है उसका मार्केट को हम लोग इंटर नहीं कर पा रहे, एक्सेस नहीं कर पा रहे. उसके पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न उसके पीछे है नॉन टैरिफ बैरियर्स. आपको मालूम है कि टैरिफ एंड कोटास दो जो है आपको जनरली पॉपुलर टूल्स हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शन के लिए. तो नॉन टैरिफ बैरियर्स जो है वो बहुत बड़ा इंडिया के एक्सपोर्ट के लिए जो है एक ऑब्स्टेकल है जनरली टू डेवलप कंट्रीज़. फॉर एग्जांपल यूएसए हैज़ नॉट रिमूव देयर कोटा रिस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स फ्रॉम इंडिया एंड चाइना. अब देखिए अमेरिका को मालूम है कि इंडिया एंड जो चाइना कंट्रीज है, ये सब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, इसका जो है टेक्सटाइल जो है यहाँ पे ईजिली जो है ये ईजिली या फिर चीप कॉस्ट में ये सप्लाई कर सकता है अमेरिका को, यूएसए को. ये क्या उसके ऊपर में जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कोटा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, कोटा फिक्स कर दिया है. तो टेक्सटाइल जो कि इंडिया का एक मेन इंडस्ट्रीज माना जाता है, ये आपको यूएसए को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे उस मात्रा में जितना इसको करना चाहिए. इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह आपको कोटा रिस्ट्रिक्शन, कोटा लगा दिया. तो ये कारण है कि डेवलप कंट्रीज़ जो है, जो डेवलप कंट्रीज है वो एक तरफा जो है ट्रेड जो है कर रहा है. तो ज़्यादा बेनिफिट जो है डेवलप कंट्रीज़ को मिल रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज़ या फिर अंडर डेवलप कंट्रीज़ को ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट कम मिल रहा है.
नेक्स्ट वन इज डिसइन्वेस्टमेंट, रिफॉर्म्स इंडस्ट्री में देख लें डिसइन्वेस्टमेंट। Critics point out that the assets of PSEs have been undervalued and sold to the private sector. This means there has been a substantial loss to the government. और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करने से, LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट करने से क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन पे आपको फोकस करना है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जो है, जो गवर्नमेंट सरकारी जो इंडस्ट्रीज़ है, फर्म्स है, वो जो है प्राइवेट के हाथों बेचना है। तो इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि अंडर वैल्यूड हो रहा है, मतलब जितना कीमत होना चाहिए सही कीमत में नहीं, बल्कि उसको कम वैल्यू में, उसको अंडर वैल्यू करके जो है बेचा जा रहा है। उससे क्या हो रहा है? इससे लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है कि जितना वैल्यू मिलना चाहिए उतना वैल्यू नहीं, जल्दीबाजी में जो है आपको अंडर वैल्यू जो है कम पैसा में जो है प्राइवेट सरकारी पब्लिक सेक्टर फर्म्स इंडस्ट्रीज़ को बेचा जा रहा है प्राइवेट के हाथ में। तो ये जो डिसइन्वेस्टमेंट जो है ये आपको एक बहुत बड़ा लॉस है ग्लोबलाइजेशन से। नेक्स्ट, moreover the proceeds from disinvestments were used to offset the shortage of government revenues rather than using it for development of PSEs and building social infrastructure in the country। अब देखिए, कंपनीज को बेचने के बाद जो प्राइवेट के हाथों गवर्नमेंट सेक्टर इंटरप्राइजेज को, यूनिट्स को बेचने के बाद जो इनकम जनरेट हो रहा है, जो पैसा आ रहा है, उसको क्या किया जा रहा है? शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू को ऑफसेट किया जा रहा है। यानी कि जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट हो रहा है उसको कम किया जा रहा है, उसको जो है ऑफसेट किया जा रहा है। देन यूजिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ PSEs एंड बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ना लगा करके, यदि आप पब्लिक सेक्टर को, सरकारी इंटरप्राइजेज को, यूनिट्स को आप बेच रहे हैं, सरकारी इंडस्ट्रीज़ को आप बेच रहे हैं, तो उसके बदले में जो पैसा मिल रहा है उसको आप लगाइए इंफ्रास्ट्रक्चर में, लगाइए सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, लगाइए हेल्थ में लगाइए, या फिर दूसरा जो है आप वर्क कीजिए। लेकिन वो नहीं करके क्या किया जा रहा है? तो गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है, शॉर्टेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू जो है उसको कम किया जा रहा है। यानी कि बैलेंस ऑफ डेफिसिट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है उसको जो है ये भरपाई करने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये एक जो है आपका ये डिसएडवांटेज इसका हुआ ना। रिफॉर्म्स एंड फिस्कल पॉलिसीज पे आप चलते हैं हम लोग। द टैक्स रिडक्शन इन द रिफॉर्म्स वर एम्ड एट यील्डिंग लार्ज रेवेन्यू एंड कर्ब टैक्स इवेजन हैव नॉट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। जो टैक्स रिडक्शन किया गया ये सोच करके कि कम टैक्स रेट रहेगा तो आदमी जो है टैक्स से जो है दूर नहीं हटेगा, टैक्स पे करेगा, कम टैक्स रहेगा तो टैक्स रेट कम रहेगा। तो लेकिन ऐसा पाया नहीं गया, टैक्स रेट कम करने के बावजूद भी जो है टैक्स में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, तो ये उसका जो एक नुकसान हुआ। रिफॉर्म पॉलिसीज इंक्लूडिंग टैरिफ रिडक्शन हैव कर्टेल्ड द स्कोप फॉर रेजिंग द रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज। अब चूँकि टैरिफ्स को हटा दिया गया, तो यदि टैरिफ्स को हटा दिया गया तो उससे क्या नुकसान हुआ? इससे नुकसान यही हुआ कि कस्टम ड्यूटीज लगा करके, टैरिफ लगा करके जो गवर्नमेंट रेवेन्यू को जनरेट कर सकता था, बाहरी कंपनीज जो कि फॉरेन कंपनी जो यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो कर रहा है इंडिया को, तो यदि हम लोग टैरिफ लगाते तो कस्टम ड्यूटीज लगा देते तो उससे हम लोग को इनकम जनरेट होता है। लेकिन उसका स्कोप ही खत्म हो गया। स्कोप क्यों खत्म हो गया? क्योंकि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के आने से। टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स रिड्यूस द स्कोप फॉर रेजिंग टैक्स रेवेन्यूज। आपको मालूम है कि प्राइवेटाइजेशंस को बढ़ाने के लिए, प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट हैज़ गिवन मेनी इंसेंटिव्स। जैसे एक टैक्स हॉलीडे इंसेंटिव्स दिया गया कि इन टैक्स हॉलीडेज में क्या होता है? टैक्स का छूट दिया जाता है। तो टैक्स का जो छूट दिया गया, इससे क्या हुआ? आपको टैक्स रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ, उसका नुकसान जो उठाना पड़ा। नेक्स्ट ना, तो ये सब था। आपको देखे कि एडवांटेजेज एंड डिसएडवांटेजेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग कुछ टर्म्स देखते हैं, मेनली आउटसोर्सिंग देखते हैं। आउटसोर्सिंग क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। In outsourcing, a company hires regular service from external sources, mostly from other countries. आउटसोर्सिंग का मतलब ये हुआ, जब ये वर्ड आउटसोर्सिंग को हम लोग देखेंगे, इसका मतलब आउटसोर्स, मतलब सोर्स जो है आपका, सोर्स ऑफ इनकम जो है या सोर्स ऑफ सर्विस जो आउट है, मतलब बाहर से जो आप
कोई सर्विस ले रहे हैं तो उसको हम लोग आउटसोर्स बोलते हैं। तो इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो दूसरा कंट्रीज, इसका एग्जांपल सिंपल भाषा इस तरह से आप समझिए कि मान लीजिए कि अमेरिका में एक कंपनीज है, अमेरिका की कंपनीज है, तो वो जो है बहुत सारी जो सर्विसेज है जो कंपनी प्रोवाइड करता है वो इंडिया की कंपनीज को दे दिया, क्योंकि यहाँ पे जो है लेबर जो है आपको सस्ता में मिल जाएगा, चीप लेबर में यहाँ मिल जाएगा। तो सर्विस जो है वो कंपनी का जो सर्विस है वो इंडिया प्रोवाइड करेगा। जैसे कॉल सेंटर हुआ, मान लीजिए कोई सामान जो कोई कंपनीज बेच रहा है तो उसका जो कस्टमर केयर है, कस्टमर का केयर करने के लिए या फिर जो आपको जो दूसरा टाइप का जो सर्विस है, जैसे सॉफ्टवेयर रिलेटेड सर्विस है, किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ये सब जो है वो इंडिया को दे रहा है, इंडिया की कंपनीज़ को दे रहा है। यानी कि इंडिया जो है खुद जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करे। जैसे कॉल सेंटर तो चूँकि टेलीकम्युनिकेशन के आ जाने से, टेक्नोलॉजी के आ जाने से, इंटरनेट के आ जाने से अब क्या है कि हम यहाँ इंडिया से ही जो है अमेरिका के कस्टमर को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। यदि कुछ क्वेरीज पूछना होगा तो कंपनीज़ है अमेरिका का, लेकिन उसको कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ क्वेरीज है, कुछ बिजनेस को आपको कोई कुछ ख़रीदना है, कोई गुड्स सर्विस कुछ ख़रीदना है, तो इसको हम लोग यहीं से हम लोग बात करके उसको जो है हम लोग ये कर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उससे हम बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं। तो कंपनीज है अमेरिका में, लेकिन उसका सर्विस जो है यहाँ पे इंडिया में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जांपल लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टाइजमेंट, ये सब। जैसे एडवर्टाइजमेंट, कोई कंपनी का एडवर्टाइजमेंट करना है तो हम लोग यहाँ पे इंडिया में जो है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हम लोग कर सकते हैं, उसको जो है उसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे ये सर्विस ले सकते हैं। एज ए फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आउटसोर्सिंग हैज़ इंटेंसिफाइड इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोथ ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन मेनली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये हम लोग बात कर चुके हैं कि आईटी के आ जाने से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आ जाने से जो है ये दुनिया जो है एक हो गया है, ये ग्लोबल मार्केट हो गया है। तो कंपनीज कहीं पे है, फैक्ट्रीज कहीं पे, लेकिन उसका सर्विस जो है कहीं और दिया जा रहा है। मैनी ऑफ द सर्विसेज सच एज बीपीओ और कॉल सेंटर, रिकॉर्ड कीपिंग, अकाउंटेंसी, बैंकिंग सर्विसेज, म्यूजिक रिकॉर्डिंग, फिल्म एडिटिंग, टीचिंग, ये सब जो है आपको किया जा रहा है, इसको हम लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है कि हाँ कंपनीज कहीं पे हैं, आपको फर्म्स या इंडस्ट्रीज या स्कूल्स कॉलेज कहीं और पे हैं, लेकिन वो जो है आपको सर्विस जो है कोई दूसरा कंट्री को दे दिया है, दूसरा कंट्री जो है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे टीचिंग का लीजिए, कोई इंस्टीट्यूशन अमेरिका में है, लेकिन वो हम जो है यहाँ का इंडिया में जो टीचर्स है यहाँ पे उसको बोला कि आप जो है क्लास लीजिए, हमको मान लीजिए बोला तो हम जो है क्लास ले रहे। तो ये क्या हुआ, इसको हम लोग बोलते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो इससे इनकम जनरेट होता है, एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होता है। तो ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा जो है बेनिफिट इंडिया को मिला। सर्विस सेक्टर जो यहाँ पे सर्विस सेक्टर का जो हाई ग्रोथ हुआ इंडिया में, आपको मालूम है कि इंडियन ग्रोथ मिरेकल में जो है सर्विस सेक्टर का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो आउटसोर्सिंग जो है एक बहुत बड़ा बिगेस्ट आपको जो है फैक्टर है इंडियन सर्विस सेक्टर ग्रोथ का। सो मेनी ऑफ सच बीपीओ कॉल्स, रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, तो ये सब हम लोग देख लिए। are being outsourced by companies in developed countries to India. The low wage rate and availability of skilled manpower in India have made it a destination for global outsourcing in the post-reform period. Yes, लो वेज रेट, जो सस्ता में जो है आपको लेबर्स मिल जा रहा है, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल मैन पावर। आपको मालूम है कि इंडिया में स्किल मैन पावर कमी नहीं, यहाँ पे जो है इंजीनियर, डॉक्टर्स, मैनेजर्स, टीचर्स, स्किल का कमी नहीं है। ठीक है, इसको रोज़गार जो है मिल नहीं पा रहा है, दूसरा कंट्री जा रहा है। तो इसके चलते जो है सर्विस यहाँ पे आपको आउटसोर्स हो रहा है, दूसरा देश जो है, दूसरा कंपनी जो है फॉरेन कंट्रीज़ में वो जो है यहाँ पे जॉब दे रहा है। So this is all about today's class. In next class we'll discuss the global footprint. So I hope that you have understood this topic, and next topic we will discuss in next class. Thank you.